सो हे गाइस, वेलकम टू सनफैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बोलोगे भैया इसके बारे में तो हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन आज हम जानेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो चलते हैं, चीजों को शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। तो सिंपल सा उसका एग्जांपल ये है कि मैं आपको दो एल्गोरिदम ला के दे रख दूं। इट मींस कि दो लड्डू ला के दे दूं और बोलूं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो उसको आप कैसे बताओगे कि बेस्ट है। लेट सपोज अगर लड्डू है तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, दिखने में अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, घी की बनी होगी। मतलब कुछ कुछ उसके क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तभी ना आप उसको डिफाइन करते हो कि हाँ भैया ये अच्छा है, ये थोड़ा खराब है। वैसे ही आपको अगर मैं दो एल्गोरिदम दे दूं तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि इसमें से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो अच्छा है, कौन सा एल्गोरिदम जो है थोड़ा सा खराब है। खराब तो कोई नहीं होता है। तो उस बिहाफ पे आप कहते हो एल्गोरिदम में कि भैया एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि टाइम बहुत कम लेता है और स्पेस बहुत कम लेता है, तो वो एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। तो वहां से आप बता पाते हो कि कौन सा जो एल्गोरिदम है वो अच्छा है। ठीक है। तो बात रहा कि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम टू रन ए स्पेसिफिक फंक्शन इन ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, या फिर इन सेकंड्स कह सकते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे कह सकते हैं कि टोटल स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बिट्स, जो भी कह सकते हो। तो उसकी डिफिनीशन वो नहीं है। तो इसकी रियल डिफिनीशन जो है वो ये है कि टोटल टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन ए फंक्शन ऑफ इट्स इनपुट साइज। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, टोटल स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिदम टू रन ए फंक्शन ऑफ इट्स इनपुट साइज। तो जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था, जब हम एरे वगैरह पढ़ रहे थे, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा था, वहां पे हम इसके पीछे की पूरी कहानी को हमने देखा था, क्यों हम इसको मिनट में नहीं निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके वीडियो देख लीजिए, आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए चीजों को शुरू करते हैं। पहले मैं एक फोर लूप लेता हूँ। फोर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन तक, फिर आई प्लस प्लस। और मैं क्या करूंगा, सी आउट कर दूंगा आई को, सी आउट आई। ये कोड जो है वो कर क्या रहा है, तो आप ध्यान से देखो कि ये जो है एन, ये एक इनपुट ले रहा है। तो सिंपल से आप यहाँ पे बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोड क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे कि भैया ये जीरो से लेके एन माइनस वन तक की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। ठीक है। तो बात रहा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वही है कि ये टोटल कितना टाइम ले रहा है पूरा कोड को एग्जीक्यूट होने में। तो इसे हमें बताना है एन के साइज में, इट मीन्स की इनपुट साइज के हिसाब से। ठीक है। तो मैं अगर बोलूं तो ये फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा। तो इट मीन्स कि आई के अंदर जीरो को वैल्यू डाल दीजिए। इट मीन्स कि यहाँ पे एक स्टेप को फॉलो किया। फिर यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे चेक किया हो क्या जीरो लेस देन एन है। मान लीजिए एन का जो वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होगा। तो मान लीजिए वहाँ पे 1 हुआ है तो यहाँ पे 1 ले लिया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको प्रिंट कराया होगा। तो ये प्रिंट कराया होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा, तो प्लस 1 यहाँ भी ले लेते हैं। उसके बाद से क्या हुआ होगा, आई को फिर एक से इंक्रीमेंट किया होगा। उसके बाद फिर उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे आके, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 हो चुका होगा। तो फिर ये चेक करेगा क्या 1 जो है 5 से छोटा होता है बड़ा होता है। यहाँ पे वैल्यू जो एग्जीक्यूट होगा तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। फिर उसके बाद इसको प्रिंट करेगा तो फिर उसमें कुछ टाइम लगेगा। फिर उसके बाद से फिर लूप चलेगा, फिर ये प्लस प्लस होगा, फिर इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस वन प्लस वन प्लस वन होते रहेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे क्या है, ये स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप जो है वो बार बार चलेगा। ठीक है। और ये वाला जो है एक बार चलेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्या कि जहां जितना एन रहेगा उतना बार ये थ्री, ये जो तीन स्टेप है वो चलेगा ही। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है 3n है और प्लस 1। इट मीन्स कि एक वाला इसका, बाकी तीन जो है इसका, लेकिन ये n टाइम्स चल रहा है तो 3n। ठीक है। तो हमें पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको इग्नोर करते हैं। तो इसका जो कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर देंगे तो जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n। तो बात रहा अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि कितना ये स्पेस ले रहा है। तो अगर इसमें मैंने कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया है तो वो स्पेस लेगा ही। जैसे ये वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है तो ये स्पेस लेगा ही। उसके बाद से इंट आई मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था तो वो स्पेस लेगा ही। ठीक। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया आई, तो प्लस वन, वन प्लस एन जो है वो इनपुट में मिल रहा था हमें। तो उसके अलावा कोई और वेरिएबल तो है नहीं जो स्पेस ले रहा है। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम, सॉरी 1 टाइम्स। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो अब हम आते हैं अपने रिकर्सन के अंदर। एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ, void print int n। और यहाँ पे क्या है, इफ n जो है अगर वो जीरो के बराबर है तो आप रिटर्न हो जाइए, नहीं तो आप सी आउट एन करिए। सी आउट एन को कर दीजिए, फिर प्रिंट कर दीजिए n माइनस वन। ठीक है।
ये हमारा फंक्शन है। इट मीन्स कि हमारा एक पार्टिकुलर कोई नंबर दिया हुआ है, उसको डिक्रीजिंग फॉर्म में हम प्रिंट करा रहे हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आप बोले तो कैसे निकालोगे? पहले सोचो कि ये कोड कर क्या कर रहा है। तो ये अगर देखो, ये n है, n-1, n-2, n-3 करते करते 1 तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है ये। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे निकाली जा सकती है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए बहुत सारी तरीके हैं। या तो हम रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं, या फिर रिकर्सिव ट्री बना सकते हैं, या फिर मास्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जो बेस्ट और इजी तरीका होता है, जो कि हम पहले भी वीडियोस में काफी कर चुके हैं, वो होता है रिकर्सिव ट्री से। ठीक है, उससे हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका रिकर्सिव ट्री बना दूं तो क्या इसका ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा? तो हाँ भैया, हो जाएगा। ये कोड कैसे चल रहा होगा जरा उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि फंक्शन कॉल करा है, एन की कुछ वैल्यू आई है 5। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो कंपेरिजन करेगा। तो मान लीजिए 5 दिया हुआ है, तो 5 इज 0 है तो नहीं है, तो इसको चलेगा, ये तो चलेगा नहीं। तो फिर क्या करेगा, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे आया, कुछ प्रिंट कर दिया, तो एक स्टेप यहाँ भी चला। फिर उसके बाद इस फंक्शन कॉल को उसने लगा दिया। तो क्या इसमें भी मैं 1 लिख दूं? तो नहीं भैया, यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। हो सकता है कि इसके अंदर और भी कुछ हो। तो इसको बेटर वे में हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट को मैं पी से इंडिकेट कर रहा हूँ, P5। ठीक है, तो मुझे पता है कि एक स्टेप ये लेगा, एक स्टेप ये लेगा। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो ऑन एन एवरेज मैं 1 मान लेता हूँ। तो मुझे पता है कि ये वाला जो है 1 टाइम में एग्जीक्यूट होगा, और ये वाला कितना टाइम में होगा। तो ये मत बोल देना 1 में होगा, ये मुझे अभी पता है नहीं। ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता है कितना टाइम लेगा, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं। तो ये क्या है कि प्रिंट 4 के लिए चलेगा। प्रिंट 4 के लिए यहाँ पे आएगा, फिर प्रिंट, यहाँ पे इफ कंडीशन चलेगा एक बार, फिर यहाँ पे प्रिंट 4 को करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रिंट 4 को यहाँ पे कॉल करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, +1 टाइम्स ले रहा होगा, क्योंकि एक ये तो +1, इसको दोनों कांस्टेंट है तो 1 ही मान लेता हूँ। फिर क्या होगा कि प्रिंट 3 के लिए चलेगा। फिर क्या क्या होगा, प्रिंट 2 के लिए चलेगा। फिर क्या होगा, प्रिंट 1 के लिए चलेगा। फिर प्रिंट 1 के बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इस यहाँ तक तो एक एक कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा। ठीक है, P1 के लिए भी 1 हुआ हुआ है, यहाँ तक 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद से क्या होगा कि यहाँ पे प्रिंट 0 पे, तो प्रिंट 0 हुआ, तो यहाँ पे क्या किया, बस इस ये कोड चलाया, ये नहीं चलाया। तो ये चलाओ या फिर ये चलाओ, कांस्टेंट वैल्यू तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ये एक को यहाँ से रिटर्न करेगा, फिर ये एक को यहाँ से रिटर्न करेगा, फिर ये एक को यहाँ। तो ये क्या था, 1 प्लस प्रिंट 0 कितना लेने वाला था, ये 1 + 1 2 हो गया। फिर 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 + 2 आ गया, फिर यहाँ पे ये 3 आ गया, तो 1 + 3 हो गया। फिर 1 + 3 जो है यहाँ 4 आ गया, 1 + 4, यहाँ 1 + 5 आ गया। ये कितना हो गया, 6। तो क्या इसका आंसर मैं डायरेक्ट 6 बोल दूं? नहीं, तो ऐसे हम डायरेक्टली इसको 6 डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस टर्म में इसको लिखूं कि प्रिंट n है हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना टाइम ले रहा होगा, तो वो इतना टाइम लगेगा प्रिंट n - 1 इतना टाइम, 1 प्लस प्रिंट n - 1 इतना टाइम। फिर ये कितना लेगा, तो 1 प्लस प्रिंट n - 2 टाइम्स। फिर ये कितना लेगा, तो प्रिंट n - 3 टाइम्स। फिर ये एक एक आते रहा होगा, तो लास्ट तक जाते जाते यहाँ पे प्रिंट 1 तक क्या करेगा, तो ये भी 1 दे रहा होगा। तो ये प्रिंट 1 जो है 1 प्लस कितना टाइम लेगा, तो फिर यहाँ पे हम प्रिंट 0 पे जाएंगे। प्रिंट 0 क्या करेगा, एक ही 1 ही टाइम लेगा। फिर ये क्या करेगा, 1 इसको रिटर्न करेगा, ये इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या करेगा, ये इसको देगा 1, यहाँ पे आ गया 1 + 1, फिर यहाँ से जाएगा 2। ऐसे करते करते यहाँ पे जब लास्ट में आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 + n आ रहा होगा, क्योंकि अगर P5 था तो यहाँ पे 5 आ रहा होगा, 1 + 5 आ रहा था। ठीक है, तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि 1 + n यहाँ पे आ रहा था, और जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। तो यहाँ पे ये ऐसे निकलता है। तो ये जो तरीका है, आप कितने लोगों को समझ में आया, आप कमेंट में जरूर बताइए। सो गाइज, यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू आ रहा होगा हमारा, वो n के रिस्पेक्ट में आ रहा होगा। पहले बार तो क्या होगा, जब हमारा n चल रहा होगा तो हमारा ये चलेगा, ठीक, सॉरी ये वाला चलेगा। जब हम पहली बार चला रहे होंगे तो ये वाला चलेगा, इट मीन ये 1 टाइम आ गया। उसके बाद से जितना बार भी होगा उतना बार ये चल रहा होगा, जितना n होगा उतना बार हमारा ये चलेगा। तो इसीलिए 1 + n रहता है, एक बार इसके लिए, उसके बाद से बाकी सब जो रहता है n टाइम्स इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो चलते रहती है। ठीक है, एक बार क्या होगा, इसके लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके लिए एग्जीक्यूट होगा, ये चलेगा नहीं, इसके लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर ये जो चलेगा इसके लिए पता ना कितना टाइम से एग्जीक्यूट होगा, ये n का वैल्यू पता ना कितना है, तो उतना बार ये चलते रहेगा। ठीक है, तो वैसे आगे आगे बढ़ते रहेगा ये। लास्ट में जब क्या होगा, n का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो रिटर्न कर देगा हमें। अब आप आपको इस प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसका रिकर्सिव फंक्शन लिखूं तो इसका रिकर्सिव फंक्शन क्या होगा? तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रिंट n है हमारा, वो जनरली कर क्या रहा है कि वो सी आउट कर रहा है, सी आउट किसको, n को। ठीक, उसके बाद से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट n - 1 कर रहा है। इट मीन्स कि पहले आप क्या करो, इसको प्रिंट कर दो और फिर प्रिंट n - 1 कर दो।
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n बोलूं तो इसका क्या होगा? तो इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा? तो प्रिंट सी आउट n को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा? तो 1, सिंपल सा है। हर एक स्टेप पे मैं 1 कह सकता हूँ, ठीक है? प्लस और प्रिंट n-1 में कितना टाइम लगेगा? फिर इस pn को मैं प्रिंट n को कितना लिखा था? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, तो इसके लिए लग जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n-1। तो इस तरीके से मैं इस फंक्शन को बना सकता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले को, ठीक है? तो मैं tn को कह सकता हूँ कि 1 प्लस tn-1। अगर आप देखो इसका जो है pn है तो इसका pn-1 pn है तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है tn है। तो ये pn-1 है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आना चाहिए? tn-1। सिंपल सा है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को पुट करना शुरू करूँ तो यहाँ पे मुझे जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा? मुझे tn-1 की वैल्यू नहीं पता है। मेरे पास जो tn-1 है इसका मुझे वैल्यू नहीं पता है। तो tn-1 का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? तो tn-1 का वैल्यू के लिए तो ये होगा 1 प्लस tn-2, यही होता होगा। फिर tn-2 कैसे निकलेगा? तो अगर जैसे देखो यहाँ पे ये tn का वैल्यू निकल गया, tn-1 का वैल्यू निकल गया। अब मैं इसमें बोलूँ कि इसमें n-1 का वैल्यू रखो, तो ये होगा 1 प्लस tn-2, ये हमारा हो रहा होगा। तो हाँ भैया ऐसा तो होगा ही। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 प्लस tn-2। तो हाँ भैया ठीक है। अब मैं बोलूँ कि tn-2 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस tn-3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस tn-3। तो हाँ भैया ऐसा हो रहा होगा। फिर मैं बोलूँ tn-3 का वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस tn-4। ये कैसे होगा? तो 3 प्लस 1 प्लस tn-4, तो ऐसे हो जाएगा ये। तो ये दोनों बराबर आ जाएगा ऐसे, ठीक है? तो ऐसे करके जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे घटते जा रहा है। तो अगर टाइम 0 की बात करें तो वहां पे कितना होगा? अगर यहाँ पे tn-1 था तो यहाँ पे 1 प्लस इतना आ रहा था। अगर टाइम 0 पहुंचा तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा 1 होगा। जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ पे n इक्वल टू 0 आता है तो आप बस रिटर्न कर दो, कुछ मत करो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि टाइम 0 पे मैं कह सकता हूँ कि बस एक ही स्टेप फॉलो किया है, इट मींस कि बस आप रिटर्न हो जाओ, बस ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ है और कुछ नहीं चला है, तो हाँ भैया कह सकते हैं। तो जैसे जैसे ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जैसे जैसे घटते जा रहा है, एक टाइम के बाद जैसे जैसे घटते जा रहा है n-4 n-5, एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे n-n होगा। तो n-n होगा तो इसका वैल्यू होगा 0। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि tn 0 पे 1 वैल्यू होगा। तो हाँ भैया कह सकते हैं, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो वहां पे जो कोड है वो सिर्फ रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखूं n माइनस, और ये जो वैल्यू है इसको मैं k बोल देता हूँ, जो कि वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है? k इज इक्वल टू कभी ना कभी तो 0 बनेगा। तो हाँ भैया बनेगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ tn माइनस k इज इक्वल टू t0। तो इसका ये 0 कब बन रहा होगा? तो जब जब हमारा k का वैल्यू है वो n हो जाएगा, ठीक है? तो जब k का वैल्यू n हो जाएगा तो क्या होगा? tn माइनस k जो है वो 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूं यहाँ पे k प्लस tn माइनस k, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि k का वैल्यू बस पुट करते जाओ। तो ऐसे अगर देखो तो 4 4 4 4 3 3 3 3 2, यहाँ भी 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, फिर यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो ऐसे जो हमारा फॉर्मूला है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। तो बात रहा कब इस 0 कब होगा? जब हमारा k का वैल्यू जो है n हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस टी n माइनस n, तो t0 यही हो गया प्लस, और t0 का वैल्यू कितना होता है? और हम जानते हैं कि t0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे एक टाइम के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 n प्लस टी n माइनस n, तो ये हो जाएगा n प्लस t0। तो ये हो गया हमारा n प्लस 1। यहाँ पे जो हमने ऊपर में आपको बताया था उसको हमने आपको समझा दिया कैसे आया, यहाँ पे ये वाला चीज ये आ चुका है हमारे पास। तो हाँ भैया आ चुका है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है? तो इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये प्रोग्राम कैसे चला, तो सिंपल सा आप कहोगे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे निकालना है, ठीक है? बेस केस को हमें भूल जाना है, रिकर्सिव फंक्शन में इसे हमें निकालना है, इस फॉर्मूले को हमें निकालना है कि ये क्या क्या जो मेथड है वो हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है। बस वो सी आउट एन को प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे फंक्शन को रिकॉल कर दे रहा है। और जो हमारा बेस केस क्या होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वो क्या कहेगा, रिटर्न हो जाओ भैया यहाँ से। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो फंक्शन है एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, इसको मैंने tn लिख दिया, सी आउट को एग्जीक्यूट होने में 1 लगेगा, तो फिर ये फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में tn-1 टाइम लगेगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ इजीली। तो हाँ भैया कह सकते हैं। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया यहाँ पे कि tn-1 क्या होगा, तो फिर tn-1 हो जाएगा 1 प्लस tn-2। फिर वैसे ही tn-2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tn-3। फिर tn-3 क्या होगा, तो 1 प्लस tn-4 हो जाएगा। ऐसे करके हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यहाँ पे अप्लाई किया है और चीजों को निकाला है। और ऐसे में करते गए और लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हमारा ये वाला जो वैल्यू है वो k हो जाएगा, ठीक है? एक कुछ वैल्यू आ जाएगा जो कि
एन के बराबर ही होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे वही वैल्यू होगा और यहाँ भी दोनों जो होगा सेम वैल्यू हो जाएगा। तो टी एन माइनस एन जो हो जाएगा, मान लो लेट सपोज एन 5 था और यहाँ से बढ़ते बढ़ते आया और यहाँ वाला वैल्यू भी 5 हो गया, तो 5 माइनस 5 यहाँ पे 0 आ जाएगा वैल्यू और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा। लेट सपोज यहाँ पे 5 था, 5 प्लस टी 0, तो कांस्टेंट वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो एन आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये एन टाइम्स में गया तो एन आ जाएगा प्लस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को देख सकते हो। तो ये मेथड तो आपको समझ में आ गया। क्या मैं आपको इससे भी इजी मेथड बताऊं रिकर्सिव के हेल्प से ही? तो हाँ भैया चलिए बताते हैं। मान लो कि आपको सेम वही प्रोग्राम है हमारा, मैं लिख देता हूँ, सेम प्रोग्राम है हमारा, void प्रिंट इंट एन, ठीक है। और इफ एन इज इक्वल टू 0 होता है तो आप रिटर्न कर दीजिए, या फिर यहाँ पे सी आउट करिए एन को, देन हमारे पास उसी फंक्शन को दोबारा चला दीजिए, एन माइनस 1 वाले फंक्शन को दोबारा चला दीजिए, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट 5 है हमारे पास, तो मैं इस स्टेटमेंट में गया तो ये जो है कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होगा, ये भी कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक कुछ वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ये क्या करेगा, इस पूरे को कॉल करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसमें थोड़ा सा बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। और वो कितना टाइम लगेगा मुझे पता ही नहीं है। मान लो ये क्या किया, प्रिंट 5 जो है उसको कॉल किया प्रिंट 4 को, तो ये आया हमारा प्रिंट 4। फिर उसके बाद से क्या हुआ, प्रिंट 4 जो है कॉल करेगा प्रिंट 3 को, फिर प्रिंट 3 जो है प्रिंट कॉल करेगा प्रिंट 2 को, फिर प्रिंट 2 जो है कॉल करेगा प्रिंट 1 को, फिर ये प्रिंट करेगा प्रिंट 0 को कॉल करेगा, ठीक। तो मैं क्या कहता हूँ, एक इंडिविजुअल नोट पे जाओ और इसको सारे पढ़ लो, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा कि ये कितना टाइम ले रहा है, 1, ये कितना टाइम ले रहा है, तो ये भी वो ले रहा है 1, इसको मैं क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा, इसको भी फिलहाल इग्नोर कर देना है, इस वाले फंक्शन को मुझे क्या करना है, इग्नोर कर देना है, बस कितना कितना टाइम लग रहा है उसको मुझे लिख देना है, इसका 1 इसका 1, ठीक है। तो 1 + 1 एज इट इज, मतलब जो कांस्टेंट है तो 1 ही लेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1 टाइम लेगा, ये भी 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 1 स्टेप ही लेगा, ठीक है। तो जितने भी नोड है उसमें उन्होंने कितना स्टेप जो लिया है उसको मैं अगर सम कर दूं तो मेरा जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 नोड है हमारे पास, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये एक स्टेप ले रहा है, फिर ये भी 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 एक स्टेप ले रहा है। तो इन सब का सम करूंगा तो 6 आएगा। तो इन सब का मैं अगर ऐसे देखूं तो ये होगा n+1, क्योंकि यहाँ का अगर जो वैल्यू है n, तो यहाँ पे 5 + 1 इट मीन्स की 6 ही होगा। तो इसको मैं अगर n को 5 को n मानता हूं तो n+1 आया, तो हाँ भैया कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको n+1 लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। तो जो इसे जस्ट पहले वाले हमने देखा था वो था इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, लेकिन ये जो है मैं आपको शॉर्टकट में समझाने के लिए समझाया हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे हम देखेंगे कितने नोड बन रहे हैं और वो नोड जो है पर नोड कितना टाइम ले रहा है। तो अगर मैं जानता हूँ कि n = 10 करता हूँ तो इसके ऊपर भी स्टेप्स आएंगे, ठीक है। वो आएगा प्रिंट 10, प्रिंट 9, प्रिंट 8, प्रिंट 7, प्रिंट 6, और लास्ट जाएगा 0 तक, 10 से शुरू होगा और जाएगा 0 तक, इट मीन्स टोटल 11 स्टेप्स आएगा, लेकिन हमारा n जो है 10 है तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा। तो आप इजीली समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत झमेला हो गया, कहानी हो गया। तो मैं जब भी मैं जानता हूँ कि मेरे पास जब भी मैं रिकर्सिव लगाता हूँ फंक्शन तो मेरे पास एक स्टैक रहता है, ठीक है। एक हमारे पास सबसे पहले इंट मेन टाइप का फंक्शन रहेगा, इंट मेन, जो कि कॉल करा होगा हमारे प्रिंट 5 को कॉल करा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे एक मेन फंक्शन हमारा बनेगा। अगर हमारा वो मेमोरी एलोकेशन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, वो देख लोगे तो आपको ये सब समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको बस इजिली ऐसे, क्या ये तो ऐसे हो रहा होगा, दिमाग में ही विजुअलाइज कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक मेन फंक्शन बन रहा होगा, मेन फंक्शन बन गया। अब मेन फंक्शन जब बन गया तब ये क्या किया, इसको कॉल किया, ठीक है। तो प्रिंट 5 क्या है, एक अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे एक प्रिंट 5 के लिए अलग स्टैक बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा प्रिंट 5। तो स्पेस के लिए उसने पहले किसको देखा, तो पहले तो देखा, तो यहाँ पे जब इसको कॉल किया तो यहाँ पे देखा क्या कि एक इंटीजर n है, तो उसके लिए स्पेस लेगा, तो यहाँ पे एक इंटीजर n कहीं ना कहीं बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है उसको उठा के रख लेगा अपने में। तो ये क्या किया, 5 ले लिया, ठीक है। ये हमारा n होगा जिसके अंदर 5 स्टोर हो रहा होगा। फिर क्या होगा, इसके बाद इसको चलाएगा तो इसमें कोई स्पेस नहीं है, फिर इसको चलाएगा इसमें भी कोई स्पेस नहीं है। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल लग जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल लगेगा, फिर क्या करेगा, इसको एक नया स्पेस डिफाइन करेगा। यहाँ पे प्रिंट 4 के लिए कॉल लग गया, तो फिर प्रिंट 4 के लिए जब कॉल लगा तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर n है, तो इसके लिए भी यहाँ पे स्पेस बन रहा होगा। तो यहाँ पे n = 5 होगा, यहाँ पे n = 4 के लिए स्पेस बन जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही क्या होगा, एक बार और कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ये तो कोई स्पेस नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ये क्या करेगा, फिर एक स्पेस लेगा, ये प्रिंट 3 बना रहा होगा। यहाँ पे n = 3 के लिए हमारे पास कुछ स्पेस एलोकेट होगा। फिर क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा दोबारा से, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर ये फंक्शन लगाएगा,
तो ये प्रिंट 2 आएगा। तो प्रिंट 2 जब आएगा तो यहाँ पे भी क्या है कि इंट n है, तो फिर हमारा n इज इक्वल टू 2 हमारा जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर इसमें कुछ स्पेस नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, फिर इस पे आएगा इस फंक्शन पे, फिर यहाँ पे प्रिंट 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट 1 पे आएगा तो इंट n है यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 1 हमारे पास स्पेस ले रहा होगा। फिर यहाँ पे कोड चलेगा, फिर यहाँ पे जो 1 माइनस 1 होगा 0 होगा, तो प्रिंट 0 के लिए भी यहाँ पे एक फंक्शन लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है n का वैल्यू जो है वो 0 है, लेकिन बस अभी कोड जो है यही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा ये कितना स्पेस ले रहा होगा, 4 बाइट, तो इसको हम कांस्टेंट 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम इंटीजर्स बनाए हैं वो जो है कांस्टेंट बाइट स्पेस ले रहा है, तो हम यहाँ पे 1 कह सकते हैं। ये भी कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, ये भी कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, ये भी कांस्टेंट स्पेस, ये भी कांस्टेंट स्पेस, यानी कि 4 बाइट का सारे जो है स्पेस ले रहे हैं। तो जैसे ही प्रिंट 0 जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो क्या होता है, उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये गायब कर दिया जाएगा। तो इस बिहाफ पे अगर हम देखेंगे तो जितना हमारा स्टैक का मैक्सिमम साइज होगा उसको हम कहेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना साइज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 आया यहाँ पे, तो इसको भी मैं कह सकता हूँ n+1। मान लो कि अगर n टाइम्स रहता, मान लो कि यहाँ पे रहता 100, तो 100 साइज तक जाता, लेकिन शुरू होता लेकिन खत्म होता 0 पे, तो 100 से लेकर 0 तक क्या हो गया, 101 हो गया। तो हम n को 100 ले रहे हैं, तो 100+1 101 हुआ, तो वहाँ पे n+1 कह सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मैंने यहाँ पे कहा स्टैक का जो मैक्सिमम साइज वो लेने वाला है वही उसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो उसके बाद से जब चीजें खत्म होने लगती है तो पहले इसको निकालता है, फिर इसको निकालता है, फिर इसको निकालता है, फिर इसको निकालता है, इसको निकालता है, इसको निकालता है, लास्ट में सबको निकाल देता है। तो आप बोलो ये क्या कोई और मेथड है शॉर्टकट इसका, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अभी आपने थोड़ी देर पहले एक रिकर्सिव ट्री वाला जो फंक्शन लिखा था, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट 5, प्रिंट 4, प्रिंट 3, प्रिंट 2, प्रिंट 1, प्रिंट 0 तक ये कॉल होते रहेंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैं देखता हूँ वॉइड p int 5, ठीक है, तो ये एक स्पेस लिया होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कांस्टेंट स्पेस आया। फिर ये वाला ये लिया होगा, नहीं होगा स्पेस, ये भी नहीं लिया होगा स्पेस। फिर यहाँ पे ये फंक्शन चला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एक बार ये स्पेस लिया होगा, फिर वैसे ही एक बार ये स्पेस लिया होगा, फिर एक बार ऐसे ही ये स्पेस लिया होगा, फिर एक बार ऐसे ही ये स्पेस लिया होगा, फिर एक बार ऐसे ही ये स्पेस लिया होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास ट्री है, इस ट्री का जो ट्री बन रहा है हमारे पास, इस ट्री का जो मैक्सिमम हाइट होता है, उस हाइट को अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो वो हमारा होगा मैक्सिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये होगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इट मीन्स कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो इसको मैं कह सकता हूँ n+1। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n+1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो बस मैं देख रहा हूँ कि मुझे देखना क्या है कि मैं एक जो नोड क्रिएट कर रहा हूँ वो एक पार्टिकुलर नोड कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा खत्म हुआ, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है, मैं छोटा सा लिख लेता हूँ, void print int array, कुछ हमारा एक एरे है, उसके बाद से यहाँ पे int इंडेक्स है, इंडेक्स को हम i से डिनोट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इफ इंडेक्स जो है अगर वो 1 के इज इक्वल टू है तो आप रिटर्न हो जाइए, अदरवाइज आप सी आउट करिए एरे को, सी आउट एरे ऑफ इंडेक्स, फिर प्रिंट करते रहिए एरे को और इंडेक्स +1 को। तो बेसिकली अगर हम इस देखें तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, तो अगर आप इस कोड को देखे होगे तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि ये जो है एरे को प्रिंट कर रहा है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इट मीन्स कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको कर रहा है। ठीक है, ये लेट्स सपोज 5 है तो 5 4 3 2 1 तक लेके आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले हमारे पास एरे है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद से एरे में क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको प्रिंट किया, फिर 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 इसको प्रिंट कर गया और उसके बाद से बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया तो उससे बाहर निकल गया, तो वैल्यू को वो सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे रिकर्सिव ट्री से, तो मैं बताता हूँ आपको कि एक ही बार में आप टाइम और स्पेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, जरा सा आप सोच के बताइए मुझे। मान लो कि यहाँ पे जो भी मेरे पास एरे दे रखा है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स की वैल्यू कुछ ले रखी है, एक हमारे पास फंक्शन होगा मेन फंक्शन इंट मेन और इंट ARR, मान लो कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे वैल्यूज हैं, 6 यहाँ पे वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज यहाँ पे हैं प्रेजेंट। तो वो क्या करेगा, पहले 6 5 4 3 2 1 को प्रिंट करेगा, फिर मैं प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा, फिर मैं एरे को भेज दूंगा, तो लास्ट वाले का इंडेक्स भी भेज दूंगा, लास्ट वाले का इंडेक्स है 7 सॉरी 5 इंडेक्स है यहाँ पे, इसको भेज दिया। अब देखो ये काम कैसे कर रहा होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट इंडेक्स वाला कॉल हो रहा होगा, फिर हमारे पास एरे है वो आ रहा होगा, फिर यहाँ इंडेक्स हमारा 5 भेज रहा होगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में लगेगा 1 टाइम्स, इसको होने में लगेगा 1 टाइम्स, फिर ये फंक्शन चलेगा उसका हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं एग्ज्यूम कर लेते हैं कि इसका फिलहाल 1 लग रहा है। ठीक है, तो टोटल मिला के ये लेने वाला है 1 टाइम्स, फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल लग जाएगा प्रिंट ARR, 4, क्योंकि एक एक घटते जा रहा है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये
ये है, ठीक है, माइनस है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक बार यहाँ पे कॉल लगेगा, एक स्पेस लेगा, फिर यहाँ पे इसको पुराने वाले को नीचे वाले को कॉल लगा देगा, ARR कॉमा 3 लगा जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक स्पेस टाइम ये टाइम लेगा और फिर क्या करेगा, यहाँ पे ARR ऑफ 2 कर देगा, ARR कॉमा 2, ठीक है। उसके बाद से क्या करेगा, यहाँ पे 1 टाइम्स इसको मान के चलते हैं, फिर ये आएगा 1 पे। फिर यहाँ पे आएगा प्रिंट ऑफ ARR 0, ये भी 1 टाइम ले रहा होगा, ये भी 1 टाइम लेगा, क्योंकि बस ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे जो है इंडेक्सिंग के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम इसको -1 लेते हैं, ठीक है, कि जब तक -1 ना हो तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक आपको रुकना है, ठीक है। तो ये 0 तक आया, और 0 से बाद क्या होगा कि यहाँ पे प्रिंट ARR कॉमा -1 पे जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा। तो इसमें भी ये 1 टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप यहाँ पे लगा है। तो टोटल जो है मुझे 7 स्टेप्स में इसका जो आंसर है वो मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि हर जो नोड है हमारा सिर्फ एक काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 7 काम हो रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ मुझे इंडेक्स मिला है 5, इंडेक्स मुझे मिला है 5। मैं जानता हूँ कि एरे का जो साइज होता है, एरे डॉट साइज होता है, वो क्या होता है, इंडेक्स प्लस 1 होता है, ठीक है। तो मैं एरे का साइज मान लो कि n दे रखा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा पास जो आउटकम्स आ रहा है वो n+1 है। तो कह सकते हैं इट मीन्स जो हमारा एरे का साइज होगा वो होगा 6, तो हमारा ये हो जाएगा 6+1, इट मीन्स की 7। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम ऑर्डर ऑफ n कह सकते हैं। तो बात रहा अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो ये इसको भी हम सेम पिछले पिछले वाले जैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट ARR कॉमा इंडेक्स इंट आई, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंट ARR, ये बेसिकली पॉइंटर होता है, ठीक है। कि इंट ARR एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है एक दूसरे एरे को। इट मीन्स कि वो एक इंटीजर टाइप के वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है। तो वो पॉइंटर हमारा कितना स्पेस लेता है, किसी में 4 बाइट, किसी में 8 बाइट। इट मीन्स कांस्टेंट स्पेस ले रहा होगा, तो एक स्पेस ये ले रहा होगा, एक स्पेस ये ले रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने क्रिएट किया है और इसको भी मैंने क्रिएट किया है। तो इसको ऑन एन एवरेज में 1 मान सकता हूँ, तो अभी हम मान सकते हैं एक बार। फिर अगले वाले को भी मैं 1 बोल सकता हूँ, अगले वाले को भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1। इन सब का सम कर दूं तो भी हमारा जो वैल्यू है वो 7 आ रहा होगा। और 7 क्या हुआ, तो n+1 ही हुआ, n+1। n कहाँ से आया कि हमारा i जो है वो है 5, और हम जानते हैं कि इंडेक्स होता है एरे का साइज, एरे डॉट साइज -1। तो ये हमारा 5 है, तो 5+1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एरे का साइज। तो ये आ गया हमारा 6 हो गया एरे का साइज, जिसको हम n मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, n+1 हो गया, n+1, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। लेकिन अब हम चलते हैं वेक्टर की ओर, ठीक है। थोड़ा वेक्टर वाले प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। हमारे पास मान लो कि ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो प्रोग्राम है, ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें क्या हो रहा है कि एक वेक्टर इंटीजर है, वेक्टर एरे है हमारे पास। उसमें वो क्या कर रहा है, जितने भी एलिमेंट्स है उसका हमें सम करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ मेन फंक्शन हो रहा होगा, इंट मेन, कि हम यहाँ पे इंट n लिए होंगे, फिर हम cin लिए होंगे, फिर यहाँ पे हम वेक्टर इंटीजर vn लिए होंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने वैल्यूज को डाल दी होंगी। फिर इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया होगा, यहाँ पे काउट सम फंक्शन को कॉल कर दो, ARR को पास कर दो, इंडेक्स को पास कर दो, और n को पास कर दो। तो इंडेक्स इनिशियली हम 0 भेज देते हैं, तो ये जो है हमने भेज दिया इसको, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे निकल रही होगी, तो उसका बात करते हैं। तो इसको पहले थोड़ा छोटा करके साइड में कर दे, कि ये जो कोड है आपको दिख गया होगा। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे निकल रहा होगा। मान लो कि यहाँ पे मैं n का साइज इनिशियली जो है 5 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू जो है मैं 5 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो होगा सम फंक्शन होगा हमारे पास, जिसके अंदर एक हमारे पास वेक्टर एरे जो है पास हो रहा होगा, फिर इंडेक्स जो हमारा 0 होगा, फिर n का वैल्यू जो है 5 मान लेते हैं। तो ये जो है सिर्फ एक टाइम ले रहा होगा, फिर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो है कांस्टेंट टाइम लिया है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट टाइम एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर जो भी फंक्शन कॉल होगा उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको चलो इग्नोर कर देते हैं। तो ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, इट मीन्स 2 टाइम, ठीक है। तो कांस्टेंट हम इसको 1 टाइम्स मान लेते हैं। फिर अगला वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो ये हुआ सम ऑफ एरे। अब क्या हुआ यहाँ पे i+1 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये कॉमा 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर सम एक बार ऐड हो गया, फिर इसको सम को हम s लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ARR 2,5 आता है। फिर एक बार और करते हैं सम एरे 3,5, फिर एक बार और करते हैं सम एरे 4,5, फिर एक बार और करते हैं सम एरे 5,5, और सारे जो है एक एक स्पेस टाइम ले रहा होगा, एक एक एक। तो जैसे ही 5,5 पे आएगा तो वो दोनों जो है बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे बस रिटर्न 0 कर देगा, बस यहाँ पे एक ही जो है चीज जो है एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। तो मैं देख रहा हूँ तो सारा जो है एक एक टाइम ले रहा है, ठीक है। तो जितने भी नोड है मैं अगर सबका सम करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर 6 आ रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या n इक्वल टू 5 है, तो इसका जो टाइम है n+1 आ रहा है। इन द टर्म्स ऑफ n मैं डिफाइन करता हूँ तो n+1 आता है, जितना हमारा यूजर ने स्पेस यहाँ पे n दिया था। इट मीन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, मैं कह सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ n टाइम सही है। तो अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? तो बोलोगे भैया जैसे हम पहले बताए थे वैसे ही निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक स्पेस लेगा। ये जो कांस्टेंट है एक ही स्पेस लेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पूरा वेक्टर भेजा है, एक एरे, पूरा एक एरे को हमने यहाँ पे भेज रखा है। तो पास बाय ये वैल्यू है, पूरे एक एरे को ही भेज दिया वहां पे। तो आप बताइए कि ये जो वेक्टर इंट ARR जो है वो कितना स्पेस ले रहा होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है n स्पेस ले रहा होगा। तो हाँ भैया कह सकते हैं। तो अगर इंट टाइप का है तो n×4 ले रहा होगा। इट मीन कि 4n टाइम बाइट्स का ये स्पेस ले रहा होगा। लेकिन मुझे बताना है n टाइम्स के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये n स्पेस ले रहा होगा। तो हाँ भैया कह सकते हैं। ये n, ये 1, ये 1, तो ये हमारा हो जाएगा n+2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, ये जो है हमारा n स्पेस ले रहा है। तो उसके अलावा कोई और है तो वो तो नहीं है, फिर ये चलेगा तो इसमें भी 1 स्पेस लेगा। एक बार को यहाँ पे दोबारा से इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, सम ARR 0 n यहाँ पे पास किया। तो ये जो ARR तो यहाँ पे ऐसे ही गया। ये क्या है कि एक वेक्टर है हमारे पास। इसका साइज कितना होगा, 2 बाइट होगा, 4 बाइट होगा, 8 बाइट होगा, वो डिपेंड करेगा कंपाइलर पे। और पूरा का डिपेंड करेगा हमारा कि एरे का साइज, ये जो हमारा पूरा स्पेस है, ये वाला पूरा स्पेस, वो डिपेंड करेगा हमारा एरे के साइज पे, कितना हमारा एरे का साइज है। तो मान लो कि हमारा n डालते हैं, साइज n=n तो वेरिएबल है, उतना हम डालते हैं, तो वो क्या करेगा, n स्पेस ले रहा होगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ n+1+1, इट मीन कि n+2 यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। तो इसको मैं ओवरऑल n बोल सकता हूँ। तो हाँ भैया इसको n बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ स्पेस नहीं लगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक फंक्शन कॉल लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एरे को एडिटिव पास किया है, फिर यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट किया है, n को एडिटिव पास कर दिया है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि वेक्टर इंट ARR जो है फिर से क्रिएट हुआ है, रिक्रिएट हुआ है। ठीक है। तो जब भी ये क्रिएट होगा स्पेस लेगा ही लेगा। और इंट n लिखता हूँ वो भी स्पेस लेता है, इंट i लेता हूँ वो भी स्पेस लेता है। तो अगर आप बोलोगे कि ठीक है भैया यहाँ स्पेस ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेस क्यों नहीं ले रहा था, ये n स्पेस क्यों नहीं ले रहा था, ये वाला जो था वो n स्पेस क्यों नहीं ले रहा था? तो मैं आप बोलता हूँ, यहाँ पे मैं एरे को पास नहीं कर रहा था। ये जो है एक पॉइंटर है, उस पॉइंटर्स के अंदर हम चेंज कर रहे थे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ बता रखा था कि ये जो है एक पॉइंटर है। अगर यहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो ये जो है पॉइंटर था हमारा, जो कि पॉइंट कर रहा है हमारा एक दूसरे एरे को, जो कि ये जो पॉइंटर है वो इस एरे को पॉइंट कर रहा है। तभी मैंने यहाँ पे कहा था कि ये 4 बाइट का या फिर 8 बाइट का जो है मेमोरी ले रहा होगा। तो ऑन एंड एवरेज मैं इसको 1 स्पेस का कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, कहानी जो है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो क्या हुआ होगा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा, एक एरे बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो है एक एरे बना होगा, यहाँ पे एक एरे बना होगा। फिर बोला होगा क्या, इस एरे के अंदर एक दूसरा एरे जो है हमारा ये वाला, इसका जितने भी वैल्यू है इसके अंदर कॉपी कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये कॉपी किया होगा, मूव नहीं किया है, वो कॉपी किया है। तो कॉपी करने से क्या होता है, हमारा डबल स्पेस लेता है। तो वही सेम चीज यहाँ भी हुआ है। मान लो कि एक आपके पास मेमोरी कार्ड है, ठीक है, उसमें आप क्या बोले, दो एक फोल्डर बना लो। उस फोल्डर में क्या करो कि MP3 रख दो, या फिर पुराने जमाने की मैं बात करूँ तो मूवीज रख दो। ठीक है, उसमें तो क्या करो, एक दूसरा फोल्डर बनाओ उसी मेमोरी कार्ड के अंदर, लेकिन दूसरे लोकेशन पे एक फोल्डर बना दो। अब उसमें का सारा जो मूवी है उसको कॉपी करके उसमें डाल दो। तो क्या होगा, वो चीजें डबल स्पेस ले लेगी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एरे था, अगर मैं इस एरे की बात करूं, अगर ये वाला जो हमारा एरे था, ये क्या था, ये कुछ ऐसा था कि आप एक ही जगह पे फोल्डर में रखे हुए हो। ठीक है, और उसका क्या किया हो, शॉर्टकट क्रिएट कर दिए हो। मान लो कि यहाँ पे फोल्डर में रखे हो लोकल डिस्क डी में। ठीक है, आप अपने सिस्टम में लोकल डिस्क डी में मूवीज रखे हो, लेकिन उसका शॉर्टकट क्रिएट कर दिए हो अपने मेन डेस्कटॉप पे। तो उसमें आप कुछ भी चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे, वैसे ही कुछ समझो। लेकिन इसमें आप क्या किए हो, कि आपका लोकल डिस्क डी में सेव है, ये जो है लोकल डिस्क डी में सेव है, लेकिन आप क्या किए हो, डेस्कटॉप पे भी एक बना दिए हो फोल्डर, उसमें मूवीज रखे हो। ठीक है, तो वैसे कुछ यहाँ पे चीजों को समझ सकते हो। तो ये भी एन लेगा, ये भी एन लेगा, ये भी एन लेगा, ये भी एन लेगा, ये भी एन लेगा। ठीक है, तो इसको मैं सम करूंगा तो कितना होगा, तो एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, इट मीन कि 6n ये स्पेस ले रहा होगा। तो मैं यहाँ पे 6 जो आया है वो 6 क्या है, वो क्या है, n+1 ही तो है। तो n प्लस एन इंटू एन है, तो है, यहाँ पे कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि n² प्लस एन। जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो जो बड़ा वैल्यू होता है उसको रखते हैं। तो n² जो है इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आया। तो ऑर्डर ऑफ n² जो है इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा होगा। अगर आप चाहते हो ये जो प्रोग्राम है वो क्या करे, n² स्पेस ना लेके कांस्टेंट स्पेस लिए, तो कांस्टेंट लेगा तो बस हमारे पास ऑर्डर ऑफ n आ रहा होगा ना, कि जब ये कांस्टेंट लेने लगेगा तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n आएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो मैं क्या करूं, इसको एज ए रेफरेंस वेरिएबल बना दूं, तो हमारा जो काम है हो जाएगा। तब ये क्या करेगा, कांस्टेंट स्पेस ले रहेगा।
तब यहाँ पे ये जो n है, इस n के जगह पे हमारा सिर्फ 1 आ रहा होगा। एज ए रेफरेंस जब मैं इसको लूंगा तो बस एज ए पॉइंटर ये काम करेगा। तो यहाँ पे जो टाइम जो स्पेस है बस 1 ले रहा होगा, कांस्टेंट स्पेस ले रहा होगा। तो ये जो ARR है वो क्या करेगा, इसी वाले को इंडिकेट करने लगेगा। इट मीन्स कि ये वाली जो चीजें हैं वो क्या करेगा, कहेगा कि अरे वो अलग नहीं है, यही है, ये शॉर्टकट क्रिएट हुआ है हमारे डेस्कटॉप पे, ये हमारे लोकल डिस्क का शॉर्टकट क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही चीजें ये कहने लगेगा। तब जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो ऑर्डर ऑफ n आ जाएगा, और यहाँ पे जो हम n n n n लिख रहे थे यहाँ पे सिर्फ 1 1 1 1 होगा। ये होगा हमारे पास n+1। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ रहा होगा। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा दिमाग में। तो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर देने से बस हमारा जो काम है वो हो चुका है। बस हमें बस एक सिंबल लगाओ और लाइफ जिंगल वाला। तो यहाँ पे जब रेफरेंस हो गया है तो यहाँ पे एज ए पॉइंटर ये काम करता है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, हमारे पास काम हो गया। इसके अंदर मान लो थोड़ा भी चेंज करूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम लेते हैं, उस पे देखते हैं चीजें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोग्राम को लिख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च में पहले हम बुलियन देते हैं, बुलियन बाइनरी सर्च BS में लिखता हूँ। BS वो पीने वाला नहीं है। ठीक है, अब बोलोगे कि तुम पीते हो क्या जो तुम्हें पता है। तो नहीं भैया, हम कॉलेज में थे तो सुने थे कुछ BS होता है जो कि नशीला पदार्थ होता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा भी कुछ होता है। हमारे कॉलेज के कुछ सहपाठी थे, वो कहते थे कि BS लाओ, BS लाओ। मैं तो आधा दिन तक मतलब काफी दिन तक सोचता रहा कि BS है क्या। फिर किसी महापुरुष ने हमें बताया कि BS कुछ नशीला पदार्थ होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट इनिशियलाइज करते हैं, एंड इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, फिर हम साथ में एक इंट x भी इनिशियलाइज करना होगा। इंट x, क्यों x इनिशियलाइज करना होगा, मिडिल नहीं, जिससे हम कंपेयर कर रहे होंगे जो हमारा वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च आप तो भूल रहे हो क्या, नहीं भूलो मत। क्या करता है, एक हैरी रहता है, स्टार्ट एंड, और हमारा एक जो वैल्यू से कंपेयर करना होता है, जो वैल्यू में पूछना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक इंट इफ स्टार्ट जो है हमारा, अगर वो एंड से बड़ा हो जाता है तो आप रिटर्न 0 कर दीजिए, पहली बात तो रिटर्न 0। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास एक मिड निकालिए, इंट मिड इज इक्वल टू, हमने आप कल ही बता रखा था, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। ये वाला तरीका हमने आपको बता रखा था, क्यों होगा, क्योंकि इंटीजर ओवरफ्लो की कहानी ना हो जाए। फिर यहाँ पे हम एक इफ एरे ऑफ मिड, आप कोड को इतना बार लिख दो ना कि आपको याद हो जाए। ठीक है, इज इक्वल टू अगर एक्स होता है तो आप रिटर्न कर दीजिए 1 कि भैया हमारा जो चीजें हैं वो मिल चुका है। अगर नहीं मिलता है, एल्स इफ अगर एरे ऑफ जो मिड है वो अगर छोटा हो जाता है एक्स से, तो राइट साइड की तरफ जाइए, तो रिटर्न करिए रिटर्न BS को, और एरे और स्टार्ट को मिड+1 कर दीजिए, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड+1, और यहाँ पे एंड को लगाइए और कॉमा एक्स को डालिए। ठीक है, या फिर एल्स में लेफ्ट साइड जाइएगा तो यहाँ पे रिटर्न करिए रिटर्न BS एरे स्टार्ट, और ये एंड को कर दीजिए मिड-1 और कॉमा एक्स भी तो डालना है, कॉमा एक्स। ठीक है, तो ये क्या है कि बाइनरी सर्च का कोड है। इसमें मुझे क्या करना है, एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि क्या वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो कहानी जो है आपको समझ में आ चुकी होगी, कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम इतना कर रखा है कि हमें सारी चीजें पता है। ठीक है, मैं तो सबका बॉस हूँ, मुझे सब कुछ याद है। ठीक है, माय सब्सक्राइबर्स भी लाइक। तो मेरे पास क्या है कि एक यहाँ पे एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, 1 2 4 6 8 10 11 और 12 भी। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये है हमारा स्टार्ट, ये है हमारा एंड। n इज इक्वल टू जो है वो है 8। ठीक है, तो हम जानते थे कि फॉर लूप वगैरह से यूज करते थे तो वहां पे log n निकलता था। यहाँ पे देखते हैं कितना निकलता है। अब मान लो कि x जो है उसको मैं ले लेता हूँ 14, सॉरी 14 तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं। पहले क्या होगा, बाइनरी सर्च लगेगा, यहाँ पे ARR को पास किया गया। ठीक है, फिर यहाँ 0 7 और 12 को ढूंढो, 12 को यहाँ ढूंढ के लाओ। तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट कंपेयर होगा, क्या ये है, तो ये तो कुछ कांस्टेंट टाइम लेगा, ये मान लो 1 ले लिया। फिर यहाँ पे आएगा मिड का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ये भी 1 ले लेगा। फिर इन वाले स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा तो यहाँ भी कुछ कांस्टेंट टाइम लगेगा कंपैरिजन में। फिर एलसीफ पे आएगा तो फिर इसके लिए भी वो 1 टाइम लिया, इस वाले स्टेटमेंट को उसके बाद एग्जीक्यूट कराएगा। फिर ये भी नहीं हुआ तो इस वाले पे आएगा, 1 टाइम ले रहा होगा। तो जितने भी कांस्टेंट टाइम है उसको लिख लो, तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 5 है तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसको 1 मान लेता हूँ। तो मान लो कि मैं यहाँ पे ARR 3 मिड निकाला, तो मिड क्या है कि 7 + 0 3 आया। ठीक है, 3 पे आया तो 12 जो है किस साइड रहेगा, यहाँ पे क्या है, वैल्यू जो है 6 है, 12 जो होगा जाहिर सी बात है कि राइट हैंड साइड होने वाला है। तो राइट साइड में जाने के लिए मैं इस स्टेटमेंट से जाऊंगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट से तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, बाइनरी सर्च ARR
राइट साइड में जाने के लिए अब मिड का स्टार्ट का जो वैल्यू है मिड प्लस 1 हो जाएगा, इट मीन की 4 हो जाएगा, 4, 7 और हमें ढूंढना है 12 को। ठीक, फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, मिड निकालना होगा 4 + 7, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, 7, 5, 11 और 5, 1, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आ रहा होगा बाइनरी सर्च एरे, तो यहाँ पे उसको नहीं मिला तो फिर 6 पे आ जाएगा और लास्ट वाला जो है 7 पे ही रहेगा। फिर यहाँ पे 12, क्योंकि जो हमारा मिड है वो ये आ रहा होगा, तो फिर हमारा स्टार्ट जो है ये हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बार और एग्जीक्यूट हो, यहाँ भी 1 टाइम लगेगा, यहाँ भी 1 टाइम लगेगा, 1 टाइम्स। फिर यहाँ से क्या होगा कि बाइनरी सर्च लगेगा, फिर एरे, फिर यहाँ पे क्या करेगा 6 + 7 13 / 2, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। फिर 6 आ जाएगा तो स्टार्ट जो है, तो फिर मिड निकालेगा, तो मिड क्या होगा, 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसको चेक करेगा, इस पे इस जगह पे क्या बोलेगा कि यहाँ पे तो है नहीं, तो इस साइड में चेक करेगा वो, एरर 7, 7 ये 12। ठीक है, तो स्टार्ट का वैल्यू क्या होता है 6 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 आएगा, तो 7 पे क्या एलिमेंट जो है हमें ढूंढा मिल गया, तो इस बार क्या होगा उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये भी जो है 1 टाइम्स में एग्जीक्यूट होगा। तो इसका जो सबका सम करूँ तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 2 3 4। तो इनपुट का साइज कितना था, इनपुट था 8 और यहाँ पे जो टाइम लगा वो लगा 4। तो डायरेक्ट रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे अब आप कि अच्छा यहाँ पे n = 8 है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा है 4, तो क्या मैं यहाँ पे ये कंक्लूजन बना सकता हूँ कि अगर ये n = 8 है तो हमारा आया है 4, तो इट मीन्स कि n/2 का हमारा कुछ रिलेशन है। तो नहीं भैया, यहाँ पे ये रिलेशन नहीं बना सकते हो। ठीक है, मान लो कि अब क्या करोगे, एरे का साइज और बड़ा करोगे, तो तब वहां पे आंसर निकालने की कोशिश करोगे, तो वहां पे जो आंसर्स हैं वो कुछ और निकल जाएंगे। तो इसमें देखो कि आप क्या करो कि इसमें आप n के टर्म में इसको ढूंढने की कोशिश करो और सबसे वर्स्ट केस मान के चलो। यहाँ पे सोचने की कोशिश करोगे सबसे बड़ा ट्री जो है कब क्रिएट हो सकता है, तो वो कब क्रिएट हो सकता है उसको हम देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे है एरर 0, 7, 12। मान लो कि यहाँ पे जो एरे का साइज जो है वो है n, तो उसके बाद से कुछ कैलकुलेशन वगैरह करा होगा, फिर क्या हुआ होगा, यहाँ पे एरे का साइज जो है वो आधा हो गया, क्योंकि आधा को मान लो पूरा था, वहां से आधा काट के एक साइड जाएगा या फिर एक साइड जाएगा। ठीक है, तो एरे का साइज जो है आधा हो गया, इट मीन्स की आधा हो गया। अब जो है हमारा 4 से लेकर 7 तक चल रहा होगा, बाकी जो पार्ट है वो इग्नोर हो चुका है। फिर यहाँ पे जो आएगा, अब यहाँ पे n/4 टाइम्स में ढूंढना होगा। अब जो आधा हुआ था उसके आधा में से ढूंढना है चीजों को। मान लो हमारे पास 8 साइज का एरे था, तो पहले 4 साइज में ढूंढे, फिर 4 में नहीं मिला तो अब 2 में ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, मुझे n/8 पे ढूंढना है, और फिर उसके बाद से और बढ़ता ही जा रहा है। मान लो कि एरे का साइज जो है और बड़ा है, बहुत बड़ा है हमारा एरे का साइज। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि पहले हम n साइज पे ढूंढे, फिर n/2 पे ढूंढे, फिर n/4 पे ढूंढे, फिर यहाँ पे n/8 पे ढूंढे। फिर उसके बाद से मान लो कि वो बढ़ता गया और ये जो है जो हमारा एरे का साइज जो है वो 1 बच गया। ठीक है, तो उस टाइम ये मुझे मिला। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक स्टेप मुझे यहाँ लगा, 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 जैसे ऐसे करते करते यहाँ पे मुझे एक स्टेप यहाँ भी लगा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, एरे का साइज n था, n/2 n/4 n/8, फिर लास्ट में करते करते मुझे n/n हुआ, तो वहाँ पे मुझे एक साइज मिला। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं सबका सम कर दूँ 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, ठीक, तो लेकिन इतना बड़ा नंबर है तो होगा कैसे, तो मुझे पता है कि एरे का साइज 1 n था तो मुझे एक स्टेप लग रहा था, n/2 लग रहा था तो भी एक स्टेप लग रहा था, n/4 हुआ तभी एक स्टेप लग रहा था, n/8 हुआ तभी एक स्टेप लग रहा था। तो मुझे इन्हीं सबको सम करना है। फिर n/16 में भी एक स्टेप लगा। फिर चलते 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 तो जब हमारा एरे का साइज जो है n1 बच गया, तभी हमारे 1 लगा। ठीक है, 1 स्टेप लगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ सबसे वर्स्ट केस में, एकदम बहुत ही गंदा कंडीशन में, कि मान लो कि पूरा इतना चलना पड़ा। तो वर्स्ट केस ये भी हो सकता है कि एरे का साइज खत्म हो गया, एलिमेंट हमें नहीं मिला। तो इन सबको सब 1 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो हाँ भैया मिल सकता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि n/2 तो 2 कितना होता है, 1 होता है, तो n/1 होगा। फिर मैं कह सकता हूँ n/2 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 ऐसे कह सकता हूँ। 2 होता है 2 2 होता है 4 2 होता है 8 2 होता है 16, ऐसे मैं बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ n/2 कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मुझे कितना स्टेप लगा, यहाँ से यहाँ तक मुझे 2 स्टेप, यहाँ से यहाँ तक मुझे 3 स्टेप, यहाँ से यहाँ तक मुझे 4 स्टेप, यहाँ से यहाँ तक मुझे 5 स्टेप। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ क्या ये 4 और ये 3 में क्या रिलेशन है, मैं देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ मुझे 4 स्टेप लग रहे हैं, मुझे 2 है तो मुझे 5 स्टेप लग रहे हैं, 2 है तो मुझे बस 3 स्टेप लग रहे हैं। तो अगर आप ऐसे रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो तो यहाँ 2 स्टेप है तो कितना स्पेस होगा, स्टेप होगा k+1 स्टेप लग रहा होगा। हाँ भैया यहाँ पे कह सकते हैं। तो जैसे कि ये n/2 है तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि ये जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि n = 2 होगा। तो दोनों साइड अगर हम लॉग ले ले, log n = k log 2, तो k क्या आ जाएगा, log n अपॉन log 2। तो ये जो होगा इसके बेस में घुस जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा k log 2n। यहाँ पे मैं इसको ऐसे निकाल सकते हैं
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल रहा होगा वो k प्लस 1 स्टेप पे निकल रहा होगा। तो हमारा जिसको कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, आपका जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो निकल गया। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ लॉग 2n टाइम्स। तो यहाँ पे देखो बस ये इतना ही कहानी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे भैया देखो दो फंक्शन कॉल लग रहा है, एक जो लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे फंक्शन कॉल लग रहा है, एक जो है जस्ट उसके नीचे लग रहा है यहाँ पे। दो फंक्शन कॉल हमारे यहाँ पे लग रहा है, इट मीन एक जो है यहाँ पे लग रहा है, दूसरा जो है यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे खुद सोचो कि इन दोनों में से, इसमें से या फिर इसमें से, बस दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट हो रहा होगा, या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा। ऐसा नहीं होगा दोनों एक साथ चल गया, बस या तो ये चल रहा होगा या फिर ये चल रहा होगा, दोनों में से चलेगा तो एक ही, एक टाइम पे। तो इसीलिए मैं एक ही फंक्शन कॉल लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक ही फंक्शन कॉल लगा रहा हूँ। ये इस भी यहाँ पे अगर दोनों एक साथ चलता तो मुझे दो दो फंक्शन कॉल लगाना पड़ता, फिर इसमें दो दो ट्री बनता, फिर ये जो हमारा दो ट्री बना है इसमें दो ट्री बनता, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा है। देखो ऐसा हम लेते क्या है कि मोटा मोटी चीजें लेते हैं कि अप्रोक्स हमारे पास जो चीजें हैं वो आ जाए। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, क्या ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है? एक ये कर रहा है 1, ये एक कर रहा है, ये एक कर रहा है, ये एक कर रहा है। तो ये जो है क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, ये जो है पॉइंटर है, ठीक है। तो इसको ये हम ऐसे कह सकते हैं ARR इंट टाइप का। फिर एक यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, इट मीन कि 5 जो है यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस आ रहा है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है कांस्टेंट स्पेस यूज हो रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट स्पेस, यहाँ भी कांस्टेंट स्पेस, यहाँ भी कांस्टेंट स्पेस। तो लास्ट तक भी जो चल रहा है वो कांस्टेंट स्पेस ही ले रहा है। तो इन सबका जब मैं सम कर दूं तो वो भी क्या होगा, log n ही आएगा, log 2 की पावर n, log बेस 2n, log बेस 2n। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो वाइल लूप से जब हम करते थे तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आता था, 1 आता था। लेकिन जब हम रिकर्शन से करेंगे तो उस केस में क्या आ रहा है, log n आ रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप रिकर्सिव यूज करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो स्टैक होता है वो यूज होता है, ठीक है। तो उसको आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फंक्शन के निकालने की हेल्प कोशिश करूं तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा होगा, कुछ tn लग रहा होगा, ठीक। तो उसके लिए जैसे देखो यहाँ पे अगर देखो ये 1 टाइम लग रहा है, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, यहाँ पे कुछ कहानी शुरू होगा। तो मान लेते हैं कि इतना जो है एक टाइम में एक्सिक्यूट हो रहा है, फिर इसके लिए जो लग रहा है कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड प्लस 1 हो जा रहा है तो इट मीन कि हाफ टाइम, या फिर यहाँ पे मिड माइनस 1 हो रहा है तो हाफ टाइम लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, अगर यहाँ पे tn है, ठीक है, tn इक्वल टू 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, tn/2 हो जाएगा। फिर वैसे ही करते करते जाओगे आगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो जो आपका आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फेबनिको सीरीज वाला, ठीक है। हमारे पास जो ये प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा है, इंट फेबनिको सीरीज, फिर में इंट n लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से इसमें इफ n जो है लेस देन इक्वल टू 1 है तो आप क्या करिए, रिटर्न 1 कर दीजिए, रिटर्न n, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे रिटर्न कीजिए, रिटर्न फेबनिको n-1 प्लस फेब n-2, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप इतना प्रोग्राम है हमारा। तो इस प्रॉब्लम का अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने आ गया तो आप किसी भी प्रोग्राम का इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लो कि मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ फेबनिको ऑफ 6, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे f6 ले लेता हूँ, f6। तो ये जो है हमारा कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इस फंक्शन को और इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये तो 1 टाइम ले रहा है, ये क्या करेगा अब, तो फेबनिको ऑफ 5 फिबोनाची ऑफ 4 को कॉल करेगा, ठीक है। तो इसको और इसको कैलकुलेट करो। फेबनिको ऑफ 5 किसको बोलेगा, ये करो, 4 को करो, फिर फेबनिको ऑफ 3 को करो, फिर ये फेबनिको ऑफ 4 किसको बोलेगा, ये बोलेगा। तो यहाँ से फेबनिको ऑफ 3 को, फेबनिको ऑफ 2 को, यहाँ से इसको, फिर फेबनिको ऑफ 3 बोलेगा, फेबनिको ऑफ 2, फिर फेबनिको ऑफ 1, फिर यहाँ पे फेबनिको ऑफ 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, ये बोलेगा 1 को कैलकुलेट करो और 0 को कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 2 बोल रहा होगा कि 1 को कैलकुलेट करो, फिर 0 को कैलकुलेट करो, फिर 3 वाला भी सेम बोलेगा कि 2 को कैलकुलेट करो और 1 को कैलकुलेट करो, फिर 4 वाला भी बोलेगा कि 3 को कैलकुलेट करो, फेबनिको ऑफ 2 को कैलकुलेट करो, फिर ये 2 बोलेगा कि फेबनिको ऑफ 1 को कैलकुलेट करो, फिर फेबनिको ऑफ 0 को कैलकुलेट करो। ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है तो मैं इसको दूसरे पेज पे अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 4 से चालू होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 आ रहा होगा, यहाँ पे ये 2 आ रहा होगा, फिर इस 3 में 2 पार्ट आएगा, एक 2 के लिए आ रहा होगा, फिर ये एक 1 के लिए आ रहा होगा, ठीक है। फिर इस 2 में क्या हो रहा होगा कि एक 1 के लिए आ रहा होगा, एक 0 के लिए आ रहा होगा, ठीक है। फिर इस 2 में क्या होगा, फेबनिको ऑफ 1 के लिए आ रहा होगा, फिर फेबनिको ऑफ 0 के लिए आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, फिर ये जो है फेबनिको ऑफ 5 में जा रहा होगा,
तो ये जो 5 वाले में से 3 के लिए अलग आ रहा होगा फेबनिको ऑफ 3 के लिए, तो ये क्या कर रहा होगा फेबनिको ऑफ 2 के लिए अलग बना रहा होगा, फेबनिको ऑफ 1 के लिए अलग बना रहा होगा। फिर ये जो 1 2 वाला है फेबनिको ऑफ 1 और फिर फेबनिको ऑफ 0 बना रहा होगा। ये क्या होगा फिर कि यहाँ पे ये जो बन रहा होगा फेबनिको ऑफ 6 के लिए बन रहा होगा। तो ये जो फेबनिको ऑफ 6 जो है 5 के लिए बना रहा होगा, एक जो है 4 के लिए बना रहा होगा, फेबनिको ऑफ 4 के लिए बना रहा होगा। इसको जरा सा हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं वो आसान रहे। फेबनिको ऑफ 5 को यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ये फेबनिको ऑफ 5 हो गया। ये हमारा फेबनिको ऑफ 4 के लिए अब यहाँ पे हम ला देंगे कॉपी पेस्ट। ये हो गया हमारा फेबनिको ऑफ 4 जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा होगा फेबनिको ऑफ 4। यहाँ से पेन उठाएंगे, इसको इसमें मिला देंगे, यहाँ पे फेबनिको ऑफ 4 हो गया हमारा। तो ये हमारे पास ट्री बन चुका है। तो यहाँ पे जितने सारे होंगे वो क्या करेगा 1 1 टाइम ले रहा होगा। ये भी 1, 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 सारे जो है 1 1 टाइम ले रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पे पता चल चुका है कि हर कोई जो है एक एक टाइम ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि इसका सम मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, इतना बड़ा हमारे पास ट्री बन के आ चुका है, तो इन सब नोड का जो सम होगा वो मेरा आंसर हो रहा होगा। मैं क्या करूँ, सारे नोड्स का वैल्यू नंबर निकाल लूँ तो मेरा मुझे पता चल जाएगा कितना यहाँ पे सम है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस लेवल बात करूँ, ये क्या है एक लेवल, एक है, एक नोड है। इस लेवल बात करता हूँ तो दो नोड है, यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर इस लेवल बात करूँ 1 2 3 4 यहाँ पे 4 नोड है। ठीक है, फिर इस लेवल बात करूँ फिफ्थ लेवल पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 8 है। ठीक है, फिर इस लेवल बात करूँ यहाँ पे ऐसे ही और भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ भी जो है 8 ही है। तो यहाँ पे देखो जो इस हमने डायग्राम बना रखा है वो प्रॉपर वे में नहीं है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32 कह सकते हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये जो वैल्यू है 6 ना होकर 16 रहता, तब यहाँ पे जो ट्रीज आते हैं वो आपको अच्छे से और दिखता। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं एक बड़े एन नंबर के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो है 6 के बदले 16 होता तो 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके और वैल्यूज बढ़ते जाती। मान लो कि एक नोड होता, फिर उसमें से 2, फिर उसमें से 2, फिर उसमें से 2, फिर उसमें से 2, ऐसे निकलते जाता, बहुत सारा हो जाता हमारे पास। और यहाँ पे मैं इसलिए रुक रहा था क्योंकि मुझे फेबनिको ऑफ 0 और 1 का जो वैल्यू है मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 + 2 + 4 + 8 + 16 ऐसे करते जाऊँ, डैश डैश करते जाऊँ, तो इन सब का मुझे क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, तो इन सब का सम क्या होगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 के पावर 0 2 के पावर 1, यहाँ मैं ऐसे कह सकता हूँ 2 के पावर 0 + 2 के पावर n 1 + 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3, ऐसे करते करते 2 के पावर n के तक। तो यहाँ पे ये चलेगा कितना स्टेप, तो अगर ये 6 था तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप चलता था। 5 था तो 1 2 3 4 5 स्टेप चलता था। इट मीन्स कि जितना हमारा वैल्यू होगा n का उतना ही स्टेप यहाँ पे चल रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसको लास्ट के जगह वाले पे k ना लिख के k-1 लिख सकते हैं। तो हाँ भैया कह सकते हैं, तो इसे n ही यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू, कि यहाँ पे जितना हमारा नोड है उतना n-1 कर सकते हैं, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं 2 के पावर 0 से। जैसे हम यहाँ पे 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4 2 के पावर 5 पे तक आए, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर हमारा n जो है 6 था तो 2 के पावर n-1 इट मीन्स कि 5 क्या हुआ 32 हुआ। तो यहाँ हमारा 32 नोट्स बना था। तो इन सब का अगर मैं सम करता हूँ तो वो होगा हमारे पास 2 के पावर n-1। ठीक है बा, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 करोगे तो क्या होगा, 1 + 2 होगा, ये होगा 3। ठीक, तो इसमें मान लो कि 2 के पावर 2 भी ऐड कर देते हो तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 7। ठीक, मान लो कि 2 के पावर 3 ऐड कर देते हो तो ये हो जाएगा +8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 12, 12 + 2 14 15। ठीक, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 2 के, जैसे कि हमारे पास पहले कितना आया, पहले आया यहाँ पे 3, फिर आया हमारे पास 7, फिर आया 15। इसको मैं कह सकता हूँ कि 2 के पावर n-1, इट मीन्स कि 2 के पावर 2 - 1। फिर हमने क्या किया कि 2 के पावर यहाँ पे कितना डाला 3, 2 के पावर 3 - 1 इट मीन्स कि 8 - 1। इसके जगह पे मैं कह सकता हूँ 2 के पावर 4 - 1 इट मीन्स कि 16 - 1 कह सकता हूँ। हाँ भैया कह सकते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ 2 के पावर n k, और कांस्टेंट को इग्नोर कर दो तो हो जाएगा 2 के पावर n। तो मोटा मोटी जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऐसा कैलकुलेट होगा। तो अब भी तुम आप लास्ट वाले लेवल को मत देखो कि ये कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया, तो देखो ये बहुत ही छोटा स्पेस था इसलिए हम यहाँ पे कर नहीं पाए। बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इसके नॉर्मल मेथड से करते हो इसको तो ये क्या होगा, tn कैसे कैलकुलेट होगा, ये कुछ कांस्टेंट टाइम ले रहा होगा, तो ये हो रहा था हमारा tn-1 + tn-2, यही कर रहे थे हम। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इतना लेने वाला है, इट मीन्स कुछ ये फिर कुछ ये, तो आपको बीच में इसको ऐड करना है तो उसको भी कर लो, +1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इससे इसको सॉल्व करते हो तभी आपका आंसर जो है 2 के पावर n-1 ही मिल रहा होगा, जिसको हम मास्टर थ्योरम कहते हैं। तो बात रहा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी भैया यही होगा जो ये आ रहा है।
तो क्या यही इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है? तो भैया नहीं, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये नहीं होगा। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा क्या? आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, इंटीजर n दिख रहा है, ठीक है, तो वो मान लो कुछ कांस्टेंट स्पीड लेगा 1, ठीक, फिर 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे करते करते सब में 1 1 देते रहेगा। तो यहाँ पे इस सबका 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इस ट्री का सबसे बड़ी जो हाइट होगी उसका सम आएगा। मैंने क्या बोला? जो इस ट्री की सबसे बड़ी हाइट होगी, तो जो उसका सम आएगा वो होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। मान लो अब ये हाइट से हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मान लो कि ये हमारा हाइट है, ये सबसे टॉप है, तो ये बॉटम से कितना ऊपर है। तो यहाँ से अगर ये शुरू होता है तो मैक्सिमम बॉटम जो है ये यहाँ तक अचीव कर सकता है। तो मैं बस इसी पोर्शन को यहाँ पे ये लूंगा, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करने के लिए। बाकियों के लेने की जरूरत है नहीं कि मैं टॉप से शुरू करूँ तो कितनी डेप्थ तक, मैं कितनी अंदर तक जा सकता हूँ। तो जितने हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं वही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो इसका पीछे का जो रीजन है थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इधर ध्यान दीजिए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो रहा है और सबसे जो बड़ा जो हाइट है इसका यही आ रहा है। इस सबका जो सम कर दूं वही मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। मुझे पता है कि ये 1 स्पेस लेगा, ये भी 1, 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 ठीक है। तो ये 1 1 का ऐड कर दूं, 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू ये 6 का इक्वल आएगा, ठीक है। ये जो है 6 का इक्वल आएगा। इट मींस कि जो हमारा n है उतना ही हमारा ये आ रहा होगा। अब इसको देखो, fn देखो, fn - 1, fn - 2, fn - 3, fn - 4, fn - 5 अप टू f1। तो इसका हाइट कितना हो गया? n तक हो गया। तो ये कितना हो गया? 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n तक। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगा वो निकलेगा ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो हाँ भैया क्लियर हो गया। तो जैसे मैं अगर प्रीवियस क्वेश्चन को देखूं, तो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था कि मैक्सिमम हाइट आपको यही निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांच वगैरह नहीं है, ठीक है, ब्रांच नहीं है तो जो है सो यही है। तो इसकी हाइट जो है मैक्सिमम यही हो सकती है, ठीक है, यही मैक्सिमम हाइट हो सकती है। जब आपको मैक्सिमम हाइट, जब आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिलेगा तब क्या होगा? आपको ये वाली हाइट लेनी है, ठीक है, जो सबसे साइड वाला है। इसका रीजन क्या है? तो रीजन जो है बहुत सिंपल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टैक की हेल्प से ये जो वैल्यूज है कैसे जनरेट करेंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके हेल्प मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और लेकर चलता हूँ एक नए पेज पे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब स्टैक की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर मेन फंक्शन जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे fabniko5 को कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ या फिर fabniko6 यहाँ पे देते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके लिए एक स्पेस एलोकेट होगा fabniko6, ठीक है। उसमें क्या किया, इंटीजर n क्रिएट किया है जिसका वैल्यू 6 है। फिर क्या हुआ, ये कुछ कांस्टेंट टाइम लिया, उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले वो fabniko(n-1) कॉल करेगा। इट मीन्स की fabniko(5) को और फिर fabniko(4) को। तो पहले कॉल तो ये इसके लिए लगाया, तो पहले ये इसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए बना रहेगा fabniko5। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5, और यहाँ पे ये नोट डाउन करके रखेगा कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके देना भी है। तो फिर fabniko5 में क्या हुआ, ये बोला कि पहले यहाँ पे जैसे 5 पे आ गया तो ये बोला कि पहले मैं fabniko4 को कैलकुलेट करूंगा, फिर मुझे fabniko3 को भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, fabniko4 के लिए यहाँ पे एलोकेट करेगा, ठीक है। और n का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 4 के लिए यहाँ पे क्या करेगा, बोलेगा fabniko3 के लिए करो, फिर fabniko2 के लिए भी करना है। फिर यहाँ पे fabniko3 के लिए एलोकेट करेगा और यहाँ पे 3 के लिए भी लगा रहा होगा। फिर यहाँ पे fabniko3 पे जाएगा तो बोलेगा कि एक 2 के लिए भी लगाओ, एक 1 के लिए भी लगाओ। फिर fabniko2 के लिए भी बन रहा होगा एक, तो यहाँ पे n = 2 आ जाएगा। फिर यह क्या करेगा, और ऊपर जाएगा, यहाँ पे fabniko(2) के लिए 1 के लिए भी लगा रहा होगा। फिर fabniko, तो मुझे fabniko(1) की जो वैल्यू है मुझे पता है कि यहाँ पे रिटर्न n को ही कर दो। तो ये क्या करो, इसका वैल्यू जो है यहीं भेज दो। तो fabniko(2) जो है किसको कॉल करेगा, तो जैसे इसका काम हो जाएगा ये क्या करेगा, इसको इससे बाहर निकाल देगा, ये इससे बाहर। तो फिर fabniko(2) किसको कॉल करेगा, fabniko(0) को। तो fabniko(1) का वैल्यू निकाल चुका है और fabniko(0) का वैल्यू उसे चाहिए। फिर fabniko(0) को यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, और fabniko(0) की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर ये जैसे ही यहाँ पे रिटर्न कर देगा वैल्यू, फिर क्या करेगा, ये वाला जो वैल्यू है इसके अंदर में दे देगा। तो फिर यहाँ पे 1 + 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 ही होता है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू है 1 + 0 यहाँ पे इसको मिल चुका है, इट मीन्स की 1। यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसको निकल चुका है, 1 निकल चुका है, ठीक है। तो फिर जैसे ये 1 निकल चुका है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये एग्जिट होगा और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा fabniko(3) को। फिर ये जो है इसमें भेज देगा, तो ये हो जाएगा fabniko(3). तो मैं जब यहाँ पे निकाल रहा था तो fabniko(2) के लिए निकाल चुका था और fabniko(1) के लिए मुझे बचा हुआ था। तो यहाँ पे ऊपर से इसको आंसर मिल चुका है 1 2 के लिए। अब 1 के लिए यहाँ पे कॉल लगा देगा, fabniko(1) के लिए यहाँ पे कॉल लगाएगा, n का वैल्यू जो है यहाँ पे होता है 1, ठीक है। फिर यहाँ से 1 + 1 आ जाएगा, ये जो वैल्यू है वो 2 रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो कहानी खत्म हो जाएगा तो इसको ये यहाँ से बाहर निकाल देगा और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिल चुका है। तो ये क्या करेगा, fabniko4 में इसको भेज देगा वैल्यू, fabniko4 में वैल्यू भेज देगा।
फेबनिकोफ 3 का जो वैल्यू है वो तो यहाँ पे आ चुका है 2, लेकिन अब फेबनिकोफ 2 भी चाहिए उसको। जैसे कि ये फेबनिकोफ 3 निकाल चुका था और फेबनिकोफ 3 का वैल्यू मिल चुका है, फेबनिकोफ 2 भी निकालना है। तो 2 निकालने के लिए फिर फेबनिकोफ 2 का वैल्यू लगाएगा यहाँ पे, फिर 2 को कैलकुलेट करेगा। तो बोलेगा 2 क्या है, तो 2 क्या है, तो 1, फेबनिकोफ 1 प्लस 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को अगर देखो क्या हो रहा है, पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। 4 पे आ गया, फिर 3 को कैलकुलेट किया, 3 उसको मिल गया था, फिर साइड वाला था, मतलब कि एक ब्रांच कैलकुलेट हो जा रहा है, फिर दूसरे ब्रांच कैलकुलेट कर रहा है। तो फिर फेबनिकोफ 1 जो आंसर है इसको भेजेगा, मेरा जो आंसर होता है 1 होता है। फिर फेबनिकोफ 2 बोलेगा मुझे 0 के लिए भी चाहिए, फिर फेबनिकोफ 0 के लिए यहाँ पे बन रहा होगा, फेबनिकोफ 0 बनेगा तो फिर ये 0 भेजेगा, तो ये होगा वैल्यू 1। फिर ये 2 प्लस 1 यहाँ पे आएगा, तो ये जो 1 है इसको रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे वैल्यू है इसका 3 आ रहा होगा। ठीक है, तो तो, तो यहाँ पे अगर मैं आपको गौर करने के लिए बोलूँ, तो ये जो चीजें हैं ऐसे कैलकुलेट हो रही है, पहले नीचे हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या, कि मेरा जो स्टेक का साइज है वो घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं आपसे ओरिजिनल वाली स्टेटमेंट पूछूं, तो जब सबसे पहले मैं यहाँ पे पहुंचे थे तो क्या हुआ था, तो अगर हम सबसे पहले वाली बात करें तो क्या क्या कैसा दिख रहा था। तो यहाँ पे अगर देखो ये क्या था, जो हमारा शुरू में जब हम किए थे तो यही था, और जब हम मैक्सिमम पहुंच रहे हैं, यहीं तक पहुंच रहे हैं, तो ये बोलता था कि हम इसके सम होते हैं, फिर ये बोलता था हम इसके सम होते हैं, 2 बोलता था कि हम इसके सम होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्टैक का हमारा जो मैक्सिमम साइज होगा उतना मैं मेमोरी को यूज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 स्पेस ले रहा है, ये भी 1 स्पेस, ये भी 1 स्पेस, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, तो मैं इसका सबका सम कर दूं तो ये जो हो रहा है अप्रोक्स 6 के अप्रोक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ऑर्डर ऑफ n टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने निकाला है, ये हमारा स्पेस निकल गया। तो अब बात रहा मैं क्यों सिर्फ इसी टेबल में गया, सिर्फ साइड वाले में क्यों गया, मैं सिर्फ साइड वाले में ही क्यों गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे फेबनिकोफ 6 निकालना है, तो मैं देख रहा हूँ फेबनिकोफ 5 प्लस 4 आ रहा है। तो मुझे फेबनिकोफ 5 को कैलकुलेट करना होगा पहले, तो ये जो है स्टेक के अंदर चला गया होगा, तो ये बोला होगा कि मुझे कैलकुलेट करना है, तो आपको 4 और 3 को कैलकुलेट करना होगा। फिर ये भी स्टैक के अंदर चला गया होगा 4, फिर 4 बोला होगा कि मुझे आपको कैलकुलेट करना है, तो 3 और 2 को कैलकुलेट करना होगा। फिर उसके अंदर 3 भी चला हो गया होगा, फिर 3 बोला होगा मुझे आपको कैलकुलेट करना है, 2 और 1 को कैलकुलेट करो। फिर ये 2 है इसको ये भी स्टैक के अंदर चला हो गया, फिर 2 को कैलकुलेट करने के लिए 1 और 0 को कैलकुलेट करो। यहाँ फेबनिकोफ 1 भी चला गया होगा इसके अंदर। तो फिर यहाँ पे 0 का आंसर कैसे निकलेगा भैया। तो होगा क्या कि जब ये इसका आंसर इसको दे देगा तो क्या होगा कि स्टैक से बाहर आ जाएगा, जब ये बाहर आ जाएगा तब ये भेज देगा इसको आंसर। ठीक है, फिर क्या होगा कि अब इसको ये आंसर निकल गया है, क्या करेगा अब ये इसको आंसर भेजेगा, फिर इसको ये आंसर भेजेगा, फिर इसको निकालना होगा। ठीक है, फिर इधर से आंसर भेजेगा ये। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्या कि सब मैक्सिमम एक बार में सबसे ज्यादा स्टैक में जो वैल्यूज आ रही है वो इतना ही आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही तो किसी फंक्शन का काम खत्म होता है तो उसको स्टैक से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्पेस जो है हमारा यही हो सकता है। मान लो कि आपका कुछ एक जो ट्री है वो कुछ ऐसा बन रहा हो। ठीक है, मान लो कि आपका जो ट्री है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये आपका ट्री बन रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको ट्री बना है तो आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ा ब्रांच कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो ब्रांच है ये वाला है, तो इसमें ये वाला जो होगा मैक्सिमम स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं स्टैक के अंदर एक बार में ये वाला जो हमारा है लेके जा रहा होगा, तो यही हमारा जो होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा होगा। ठीक है, तो देखो बाइनरी सर्च तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और भी जो रिकर्जन के प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को ज्यादा सॉल्व करेंगे तो वैसे वैसे हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो कमांड है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम से आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कैसे प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, चीजें मजेदार लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।